हिंदी ज्ञान अब होगा आसान। अगर आपको लगती है हिंदी समझने में कठिन, तो हम इसमें समझेंगे बहुत इजी तरीके से और कुछ ट्रिक के साथ वर्ण का टॉपिक। ठीक है, चलो आइए देखते हैं वर्ण का टॉपिक इजी और ट्रिक के ज़रिए। सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में वर्ण कराया था और आपको बहुत आसान तरीके से उसको समझाने की कोशिश की थी और उनके भेद, स्वर के उच्चारण के आधार पर, जैसे जीभ के आधार पर हम उसको पढ़ते हैं। व्यंजन को जिस तरीके से हम उच्चारण के आधार पर अलग अलग भागों में बांटते हैं, फिर उसको महाप्राण, ठीक है, अल्प प्राण, आपका घोष अघोष, जो कि पेपर जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत ज़रूरी वाला टॉपिक है। याद करने में और आपको समझ आने में थोड़ा सा जो है कठिन लगता है, लेकिन आप अगर इसको देखेंगे तो बिल्कुल भी आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। बहुत आसान तरीके से आपको याद समझ पाएंगे। यानी जब हम वर्ण पढ़ेंगे तो हम बहुत आसान तरीके से, आप इसको लास्ट तक देखिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा। हमने पिछली क्लास में केवल आपको वर्ण कराया था कि वर्ण क्या है। वर्ण यानी हमारी मूल ध्वनि है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, और ये ध्वनियाँ यानी जो हम बोलते हैं, वो बोलने वाली जो ध्वनियाँ हैं उन्हीं को हम जब लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं? आ, ई, क, ख, ग, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, वर्ण सबसे छोटी इकाई है, सबसे लघुत्तम इकाई है, ये भी ध्यान रखना है आपको। वर्ण जो है हमारे स्वर और व्यंजन में विभाजित हो जाता है, यानी कि जो हमारे स्वर हैं वो 11 होते हैं और जो हमारे व्यंजन हैं वो 41 होते हैं। अगर हम कुल वर्णों को जोड़ें, यानी हम अगर सारे वर्ण को जोड़ें तो हमें 52 मिलते हैं। इन सभी वर्णों को मिला के हमारी क्या बनती है? वर्णमाला। ठीक है, अब वर्ण के आधार पर हम 2 भागों में इसको बांटते हैं। किन 2 भागों में? स्वर और व्यंजन में। देखिए, आपको दिख रहे होंगे 13 जो हैं वो निकल जाते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं अयोगवाह। स्वर में आप उसको गिन सकते हो, ना ही व्यंजन में गिन सकते हो। ठीक है, बाकी हमारे जो बचे हैं वो 11 बचे हैं और 11 ही हमारे क्या हैं? प्रमाणिक तौर पर स्वर होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। व्यंजन, देखिए व्यंजन जो है आपका क से लेके ज्ञ तक व्यंजन होते हैं। ठीक है, उनको भी हम अलग अलग आधार पर बांटते हैं। क से लेके म तक प्रत्येक स्थान पर हम 5 वर्णों को लिखते हैं। और ल व ये भी 4 भाग में है और ये श श स ह ये भी आपका 4 है। और त्र और ज्ञ और आपका एक और होता है श्र। 4 व्यंजन अलग होते हैं और इसके अलावा 2 और होते हैं। इतना आपको समझ आ गया हो, पूरी जानकारी है वो मैंने ऊपर लिख दी है तो आपको इजी रहेगा। यानी स्वर जो है वो किन किन आधारों पर बांटा जाता है, ये इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कैसे इसको देखेंगे, समझेंगे। पहला हमारा क्या है? मूल स्वर। ठीक है, मूल स्वर में बांटा गया है, यानी जिसको हम ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। दूसरा आपका भाग है संधि स्वर। ठीक है, तो दीर्घ में ले लें, यानी इस पूरे को दीर्घ में भी ले लें। इसके नीचे जितने भी लिखे हैं लेटर्स वो भी आपके इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको दीर्घ कहें या संधि कहें, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा डीप लेवल तक समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तीसरा आपका है प्रलुप्त स्वर। ठीक है, मूल यानी कि जिसमें आप उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगाते हैं और यानी उच्चारण में अन्य स्वरों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि आ, ई, उ और री, ये 4 जो हैं आपके मूल स्वर हैं और इसमें से प्रश्न भी यही बनता है कि आपके मूल स्वर कितने हैं, तो आप उसको 4 लिखेंगे। ठीक है, अगला क्या है? संधि स्वर। यानी संधि स्वर में आप 2 तरीके से उसको बांटते हैं, यानी कि पहला जो है वो आपका है दीर्घ स्वर, दूसरा आपका है संयुक्त स्वर। अब इनको दोनों में बांटने के लिए आपको ध्यान रखना है कौन से आपके दीर्घ आते हैं और कौन से संयुक्त आते हैं। देखिए, संधि स्वर में संधि का मतलब होता है जोड़ना। संधि का मतलब क्या है? जोड़ना, यानी कि इसमें किन्हीं 2 स्वरों को जोड़ा है और तब तीसरा स्वर बनाया है। ठीक है, यानी जब हम देखें तो इसमें सजातीय स्वर आते हैं। सजातीय का मतलब होता है एक ही जैसे। ठीक है, यानी कि एक ही तरीके के 2, यानी अ और अ को मिला के आ बनाया है। ठीक है, ई और ई को मिला के ई बनाया है। ठीक है, ऊ को मिला के ऊ बनाया है। ठीक है, इसी तरीके से विजातीय स्वर भी हैं। विजातीय स्वरों को मिलाने से, यानी कि विजातीय का अर्थ होता है अलग अलग, यानी कि जो एक ही तरीके के ना हो, दोनों ही अलग तरीके के हों। जो
जैसे आ देखो आप और ई देखो, दोनों ही आपस में भिन्न हैं, एक जैसे नहीं हैं, ये एक जैसे स्वर नहीं होते हैं। तो आप इसको लेंगे जैसे ए, आए, ओ, आओ। अब इसको बनाने के लिए किन किन स्वरों को लिया गया, आ और ई को मिलाने पर आए बना। फिर जब हमारे पास अय आ गया तो ध्यान रखिए आ के साथ में अब अय ले लेंगे, क्योंकि हमने एक स्वर तो बना लिया। अब बड़े को बनाना है तो हम छोटे के आधार पर बड़े को बना सकते हैं, ठीक है। फिर आ के साथ ऊ लिया और हमने औ बनाया, ठीक है। औ बनाने पर जब हमें औ मिल गया तो हम आ के साथ में औ को जोड़ेंगे और बड़ा ओ हम क्रिएट कर देंगे, ठीक है। ये पिल्लुप स्वर इनको याद रखिएगा। दीर्घ स्वर अगर आपसे संधि स्वर के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है तो आप दीर्घ और संयुक्त में बांट सकते हो, ठीक है। नहीं तो अगर आपसे केवल दीर्घ पूछा जाता है कि दीर्घ कौन से हैं, ठीक है, तो आप इन सबको दीर्घ में भी लेते हैं, ठीक है। पर हमने इसको थोड़ा सा गहराई से जाना कि अगर आपको थोड़ा सा कठिन स्तर के प्रश्न आते हैं तो आप उसमें बना पाएँ। प्रलुप स्वर में उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, यानी कि इनमें दो मात्रा से अधिक समय लगता है। जैसे हम किसी को पुकारेंगे या नाटक संवाद होते हैं तो उसमें हम इसको प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और राम, जैसे आपने राम बोला तो इसमें आ का मात्रा तो एक बार है, लेकिन ये जो चिन्ह बनाए गए हैं बड़ी मात्रा के 3 बार या 2 बार या 2 से या 3 से 4 से कितनी भी अधिक बार आप लिख सकते हो, उतना ही लंबा आपको वो बोलना पड़ेगा। जैसे राम, इसमें आपकी रा के बाद 3 मात्राएं आ गई हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके के स्वर होते हैं, ठीक है, कि आपको स्वर का भेद समझ आ गया होगा। अब आते हैं स्वर को उच्चारित करते समय उच्चारण स्थान, यानी जो हमारा जीभ है, जीभ के आधार पर उसको बांटते हैं। ये याद रखना कि स्वर जो है उच्चारण के स्थान पर यहाँ से प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा परीक्षा में आते हैं। तो ध्यान रखिए, इसमें अग्र स्वर होता है। अग्र मतलब जो हमारा जीभ है उसका आगे का भाग, आगे के भाग से आप जब बोलते हैं तो उच्चारण में जीभ का आगे का भाग ऊपर उठता है, जिससे कि ई ए आए लिखे जाते हैं। अब इनको याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी अभी। मध्य स्वर में उच्चारण जीभ के आधार पर मध्य से यानी बीच में से समान रहती है। जब हम बोलेंगे अ, कि मध्य में केवल अ होता है। पश्च स्वर में आप पीछे के, जो पीछे जीभ के आधार पर पीछे के स्वर हैं उनको बोलते हैं। देखिए, संधि स्वर या फिर दीर्घ स्वर में अगर आपसे पूछा जाता है कितने व्यंजन होते हैं तो आप यहाँ पर 7 व्यंजन लिखें, यानी कि दीर्घ स्वर में 7 व्यंजन होते हैं, ठीक है। यानी इसमें 4 और इसमें 7 मिला करके 11 हो गए। अब ध्यान रखिए, उच्चारण के आधार, यानी कि स्वर जब उच्चारित होते हैं तो भी आप जीभ के आधार पर उसको उच्चारित करते हो और उसको उसी आधार पर बांट देते हो। यानी अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, जहाँ स्वर के उच्चारण के आधार पर सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। और ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसको समझ लिया, इसको समझने का सबसे इजी और आसान तरीका आपको ट्रिक के साथ बताती हूँ मैं कैसे याद रखना है। ध्यान रखिए, इसमें 3 हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। 3 हमारे इसमें उच्चारण के आधार पर बांटा गया, यानी जीभ के आधार पर आगे के भाग को हम अग्र बोलेंगे, मध्य यानी बीच के भाग को बोलेंगे और जीभ का जो पिछला भाग है उसको हम पश्च बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, इसी के आधार पर बांटा है। ट्रिक क्या है, ट्रिक सुनिए, ध्यान देना है आपको। इस मध्य स्वर को सबसे पहले पकड़िए आप। मध्य यानी बीच में से जो बोला जाता है, यानी आप मध्य भाग से जीभ के कौन सा अक्षर बोलते हो, अ, एक आपका अलग हो गया। ध्यान रखना, आप इसी तरीके से अग्र को फर्स्ट नंबर पे, मध्य को बीच में और पश्च को पीछे तीसरे नंबर पे लिखेंगे। यानी ये हमारा तीसरा नंबर हो गया, ये हमारा पहला नंबर हो गया। चाहे आप इसको पहला दो या दूसरा दो, लेकिन ध्यान रखिए पश्च को आप पीछे ही रखोगे, यानी तीसरे नंबर पे रखेंगे आप, ये याद रखना है। तीसरे नंबर पे रखने का रीज़न क्या है, इसका एक वजह है पीछे रखने का, ठीक है। मध्य आपको याद हो गया, मध्य में केवल अ होता है, अ के अलावा कोई स्वर नहीं है। पश्च स्वर में एक ध्यान रखिए, 3 जैसा दिखने वाला सभी लेटर को हम इसमें लेंगे, यानी 3 जैसे दिखने वाले सभी वर्ण पश्च स्वर में आते हैं, ठीक है। जैसे आ, ऊ, ओ, औ। अब देखो, सभी जो हैं 3 जैसे दिख रहे हैं, यानी 3 के साथ ही आप बनाते हो, यानी 3 बनाओगे तभी आपका अ बनेगा, तभी आपका ऊ बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से 3 दिखने वाले सब आ जाएंगे
है ना आसान तरीका। हमारा 3 जैसा दिखने वाला सभी स्वर पश्च में आता है तो आपको याद रखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब अग्र स्वर क्या है, अग्र स्वर ध्यान रखिए जितने बचे, क्योंकि हमने अ यहाँ ले लिया और यहाँ पर आ जैसे दिखने वाले ले लिया, बाकी जो स्वर बचे वो यहाँ जाए, वो आपको याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब आप नहीं भूलोगे क्योंकि आपको आसान तरीके से याद रखना है, ठीक है। कठिन चीज़ को हम किस तरीके से आसानी से याद रख सकते हैं उस पर आपको जाना है, ठीक है।